हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में बात की थी अबाउट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में। ठीक है, हमने दो टाइप की आपकी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में बात की थी। एक थी आपकी लैंगमोर आइसोथर्म और एक थी आपकी फ्रेंडलिक आइसोथर्म। ठीक है, दोनों के बारे में हमने बात कर ली थी। पहले हमने बात की थी किसके बारे में? फ्रेंडलिक आइसोथर्म के बारे में। फ्रेंडलिक आइसोथर्म क्या होती है? x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n। ठीक है, यहाँ पे p तो प्रेशर होता है, n और आपका k वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। x होता है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट और m होता है आपका अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, आपकी जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म होती है लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर पे कैसे गैस का एड्जॉर्प्शन होता है सॉलिड सरफेस पर, उसको तो एक्सप्लेन कर देते हैं इजीली तरीके से। बट हाई प्रेशर पे क्यों अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। इसके अलावा जो आपकी फ्रेंडलिक आइसोथर्म थी वो आपके मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट को यूज में लेती है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम कि फिजिकल जो आपका एड्जॉर्प्शन होता है उसे इजीली एक्सप्लेन कर सकती है। बट जो आपकी लैंगमोर आइसोथर्म थी वो आपके यूनिलेयर कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करती है और आपके लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर रीजन तीनों को इजीली एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, साथ ही केमिकल एड्जॉर्प्शन को भी आपस क्या कर सकती है? एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। x बाई एम की वैल्यू क्या थी? AP डिवाइड बाई 1 प्लस BP। ठीक है, ये हमने देख ली थी। इसके बाद हमने बात की थी कि जैसे सॉलिड की सरफेस पर गैस का एड्जॉर्प्शन होता है वैसे ही किसी सॉल्यूशन के अंदर भी सोल्यूट का एड्जॉर्प्शन आप किसी सरफेस के ऊपर करवा सकते हो। ठीक है, वो हमने छोटा सा टॉपिक देख लिया था और उसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लिया था। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और एक नया टॉपिक पढ़ते हैं आप, जिसे हम बोलते हैं आपका कैटेलिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैटालिसिस। अगर हम बात करें तो कैटालिसिस, तो देखिए कैटालिसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्ड आता है कैटेलिस्ट, कि कैटेलिस्ट क्या होता है। ठीक है, जो कैटेलिस्ट वर्क करता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कैटालिसिस प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड आता है कि कैटेलिस्ट क्या होता है। क्या होता है कैटेलिस्ट? कैटेलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, जो रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है। ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है, ये कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, बट जनरली जब भी एनसीईआरटी में आपके डिफाइन किया हुआ है कि जब भी हम कैटेलिस्ट वर्ड काम में लेते हैं जनरली उसका मतलब यही होता है कि आपकी रिएक्शन की रेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब भी रेट डिक्रीज होगी तब एक और दूसरा टर्म काम में लेते हैं जिसे हम बोलते हैं आपका इनहिबिटर। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। ठीक है, तो जनरली कैटेलिस्ट का मतलब होता है जो आपकी रिएक्शन की रेट को क्या कर दे? चेंज कर दे। ठीक है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब या तो इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? आपका कैटेलिस्ट। ठीक है, चलिए इसके पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनी सब्सटेंस which can alter the rate of reaction, any substance which can alter the rate of reaction is known as catalyst। ये आपके इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, कुल मिला के रिएक्शन की रेट को क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है, अल्टर। ठीक है, चलिए ये तो हुई बात कैटेलिस्ट की। ठीक है, कैटेलिस्ट में मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो इनहिबिटर होगा, मतलब कैटेलिस्ट के टाइप नहीं है ये जो जनरल टर्म्स है वो हम काम में लेते हैं वो है, एक कैटेलिस्ट हम अलग काम में लेते हैं और एक इनहिबिटर हमें अलग काम में लेते हैं। ठीक है, एक होता है आपके कैटेलिस्ट और एक होता है आपके इनहिबिटर। अच्छा, ये जो आपका कैटेलिस्ट होता है वो वर्क कैसे करता है? जो कैटेलिस्ट होता है, आपने केमिकल काइनेटिक में हम इस टॉपिक को
वापस से पढ़ते हैं, ठीक है ना। सेम टॉपिक आपका जो कैटेलिस्ट वाला है आपके 4th नंबर के जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स उसमें भी है, ठीक है ना, उसमें भी हम इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आपकी एनर्जी, ठीक है, और कैटेलिस्ट की जो रिएक्शन है उसके बीच में, ठीक है, तो इस टाइप का आपका ग्राफ आता है, ठीक है। ये होता है आपके स्टार्टिंग वाला रिएक्टेंट बोलते हैं हम इसे, और ये होता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। इस टाइप का एक ग्राफ आता है। अब ये जो आपका कैटलिस्ट होता है ये वर्क कैसे करता है, यहाँ से आपको यहाँ पे ये जो टॉप मोस्ट है यहाँ पे जो एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम बोलते हैं आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट आपकी जो रिएक्शन है उसको एक अलग पाथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और वो पाथ क्या होता है? जहाँ पे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है, ठीक है। तो जब हम कैटलिस्ट को काम में लेंगे तो यही पाथ हमारे किस टाइप के पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा? इस टाइप के पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आप देखिए ये जो रेट है, या फिर इसको आप और कम कर दीजिए, इस टाइप का पाथ हो जाएगा। आपका रिएक्टेंट यहीं से स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बट अब जो आपको एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या चाहिए? कम चाहिए। आपका पाथ को चेंज कर देती है, ठीक है। इसलिए आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कैटलिस्ट का ये फंक्शन होता है। जबकि इनहिबिटर क्या करेगा? इनहिबिटर जो होते हैं आपकी वो रिएक्शन को क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी और ये आपकी रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सेम ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, यहाँ जो होता है अगर हम इनहिबिटर काम में लेंगे तो वो क्या करेगा? रिएक्शन को कम कर देगा, ठीक है। कम कैसे करेगा? एक दूसरा पाथ प्रोवाइड कराएगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? आपकी हाई होगी, ठीक है। तो अपने आप जो रिएक्शन है उसकी रेट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो कैटलिस्ट जो होता है आपके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। और इनहिबिटर जो होता है वो क्या करता है? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पाथ जो होता है और ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। मतलब इस वजह से आपकी जो रिएक्शन है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैटलिस्ट क्या करता है आपका? इट इंक्रीजेस दी और वी कैन से इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, या फिर इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जबकि इनहिबिटर होते हैं वो क्या करते हैं आपके? इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो कैटलिस्ट आपके काम क्या कैसे करते हैं इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। कैटलिस्ट प्रोवाइड an alternate path for the same reaction, ठीक है। catalyst provide an alternate path for the same reaction and for that path the activation energy is less compared to path without catalyst, ठीक है। in this way a catalyst change the rate of reaction,
क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, कैटेलिस्ट कभी भी आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब कंज्यूम नहीं होता है। जितना आप स्टार्टिंग में लेते हो रिएक्शन के स्टार्टिंग में, जैसे आपने किसी रिएक्शन में 10 ग्राम कैटेलिस्ट काम में लिया, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको 10 ग्राम कैटेलिस्ट मिल जाएगा वापस से। ठीक है, तो आपका जो कैटेलिस्ट है कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो क्या करता है, केवल और केवल एक पाथ प्रोवाइड करवाता है आपके मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो आपस में रिएक्शन कर सके और रिएक्शन फास्ट हो सके। मतलब जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक सरफेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है कैटेलिस्ट। ठीक है, बाकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जितना पहले था इनिशियली उतना ही बाद में होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट के बारे में कि कैटेलिस्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, या फिर आपका जो कैटेलिसिस है वो किस टाइप का होता है, उसके क्या टाइप है कैटेलिसिस के। ठीक है ना, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटेलिसिस के बारे में। टाइप्स ऑफ कैटेलिसिस, तो देखिए जो कैटेलिसिस होता है वो आपके 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपके होमोजीनियस कैटेलिसिस। होमोजीनियस कैटेलिसिस हमें किसे बोलना है, किसे बोलते हैं, जब आपके प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सेम होती है। तो उस टाइम जो आपका कैटेलिसिस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आपका होमोजीनियस कैटेलिसिस। ठीक है, चलिए आप लिख सकते हो when the physical state of product, reactant and catalyst are same, ठीक है, that catalysis is known as homogeneous कैटेलिसिस। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपके होमोजीनियस कैटेलिसिस। ठीक है, जैसे आप रिएक्शन देखिए, SO2 की अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ O2 के साथ, ठीक है, दोनों आपके गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो आपके SO3 फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ हम कैटेलिस्ट लेंगे आपके NO। ठीक है, वो भी आपके गैस फेज में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सेम है, गैस है। ठीक है, कुछ भी हो सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका होमोजीनियस कैटेलिसिस। सेकंड जो आता है आपका दैट इज हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। अब हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस हम किसे बोलेंगे, जहां पर आपकी फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम ना हो। बिल्कुल सही, तो हम कह सकते हैं when the physical state of product, reactant and catalyst are not same, क्या हो, सेम नहीं हो, that catalysis is known as heterogeneous कैटेलिसिस। ठीक है, सेम रिएक्शन अगर हम लेते हैं, ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस,
यहाँ पर अगर हम सॉलिड प्लेटिनम ले लेते हैं एज ए कैटेलिस्ट, ठीक है, और रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी, SO3 गैस फॉर्म होगी। तो यहाँ पे देखिए कैटेलिस्ट जो ले लिया हमने, सॉलिड ले लिया है, तो आपकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आपका हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस, ठीक है। थर्ड जो आता है आपका दैट इज ऑटो कैटेलिसिस। ऑटो कैटेलिसिस क्या होता है, ऑटो कैटेलिसिस मतलब क्या है कि ना तो आप तो स्टार्टिंग में कोई भी कैटेलिस्ट काम में नहीं लेते हो, ठीक है, बट जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो अपने आप कैटेलिस्ट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। तो इस टाइप की जो आपकी कैटेलिसिस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटो कैटेलिसिस। मतलब हमने कोई कैटेलिस्ट आगे होके काम में नहीं लिया, बट जब रिएक्शन हुई तब उसमें जो एक प्रोडक्ट बना, वन ऑफ द प्रोडक्ट, उसने कैसे किस तरह से काम करना स्टार्ट कर दिया, कैटेलिस्ट की तरह आपकी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी ऑटो कैटेलिसिस प्रोसेस, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, when one of the product from the or from one of the compound लिखिए, from one of the compound from the product start works as catalyst, ठीक है। when one of the compound from the product start works as catalyst, then this is known as auto catalysis, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस जो ईथर ऑफ ईथर होता है वो कैसे होता है, देखिए ईथर का फॉर्मूला होता है आपका CH3 COO C2H5, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब इसकी वाटर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो आपके फॉर्म होता है CH3 COOH प्लस C2H5OH। यहाँ पे जो आपका एसिड बना है, एसिटिक एसिड, वो किसकी तरह वर्क करता है, आपके कैटेलिस्ट की तरह, एसिड कैटेलिस्ट। ये आपके कैटेलिस्ट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे जैसे ये बनता जाता है आपकी जो रिएक्शन है, रेट आपकी जो इस रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो वन ऑफ द प्रोडक्ट है, ठीक है, कंपाउंड है जो आपका प्रोडक्ट में मिलता है, वो क्या कर देता है, आपकी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आपका ऑटो कैटेलिसिस, ठीक है। चलिए, तो ये आपके तीन टाइप के होते हैं कैटेलिसिस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड ऑटो कैटेलिसिस। होमोजीनियस मतलब सबकी फिजिकल स्टेट सेम, हेट्रो मतलब किसी ना किसी एक की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट स्टेट होनी चाहिए। ऑटो कैटेलिसिस मतलब हमने स्टार्टिंग में कोई कैटेलिस्ट काम में नहीं लिया, रिएक्शन अपने आप हुई, ऑटोमेटिक हुई, उसमें जो कैटेलिस्ट है वो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ, और उसने क्या किया, रिएक्शन की रेट को अपने आप ऑटोमेटिक क्या कर दिया, इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका ऑटो कैटेलिसिस, ठीक है। चलिए, इसे आप एक बार नोट कीजिए। ओके, चलिए अब एक दो छोटे मोटे टर्म्स हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक टर्म होता है आपके प्रोमोटर, ठीक है। क्या होता है, प्रोमोटर। प्रोमोटर, ठीक है। और एक होता है आपका पॉइजन। क्या होता है, पॉइजन, ठीक है। पहले हम प्रोमोटर की बात करते हैं। प्रोमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो आपने कैटेलिस्ट डाला है, ठीक है ना, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। मान लो कोई आपने कैटेलिस्ट डाला है किसी रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी एक्टिविटी कम है, ठीक है, वो आपकी
रिएक्शन की रेट को स्लो बढ़ा रहा है, ठीक है, जो आपका कैटलिस्ट है वो। तो उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम एक और सब्सटेंस काम में लेते हैं। वो सब्सटेंस क्या करेगा, जो आपका कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और उसकी अगर एक्टिविटी बढ़ेगी कैटलिस्ट की, तो अल्टीमेटली आपकी रिएक्शन की जो रेट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देखिए प्रमोटर हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस, प्रमोटर के लिए अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं सब्सटेंस which increases the activity of catalyst, ठीक है। वो सब्सटेंस जो आपकी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोमोटर। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये होता है आपकी हेबर्स प्रोसेस, जिससे आपके अमोनिया का फॉर्मेशन होता है NH3 गैस, ठीक है। यहाँ पे हम Fe एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं, ठीक है। और इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम मोलिब्डेनम काम में लेते हैं, ठीक है। ये होता है आपका प्रोमोटर। ये क्या करता है, आपकी जो आयरन है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये तो हुआ आपका प्रोमोटर। एक और होता है आपके पॉइजन। अब पॉइजन की बात करें तो पॉइजन क्या होगा, पॉइजन क्या होगा, जो एक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो हम कह सकते हैं इसके लिए सब्सटेंस which decreases the activity of catalyst, उसे हम क्या बोलेंगे, आपके पॉइजन। सेम रिएक्शन हम लेते हैं आपकी N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives you twice of NH3, ठीक है। कैटलिस्ट हमने काम में लिया आयरन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मोलिब्डेनम जो आपका प्रोमोटर है उसकी जगह हम काम में ले लें CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए पॉइजन। मतलब जो आपकी रिएक्शन बढ़नी चाहिए, उसकी रेट बढ़नी चाहिए, रिएक्शन की रेट, उसको क्या कर देगा, ये और डिक्रीज कर देगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो आपका CO है ये आयरन के साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म कर देता है। इस वजह से आपका जो आयरन है वो धीरे धीरे कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो आपकी रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। मगर आपने उसमें ऐसा कंपाउंड मिला दिया जो क्या कर रहा है, कैटलिस्ट के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, तब आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे आपका कैटलिस्ट पॉइजन, ये आपका कैटेलिटिक प्रोमोटर, ठीक है। ये दो टर्म्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके ये जो कैटलिस्ट होते हैं या फिर जो आपके उनकी कौन कौन सी थ्योरीज होती है, ठीक है ना, या फिर उनका मैकेनिज्म क्या होता है, कि किस तरीके से आपके जो कैटलिस्ट हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बेस्ड आपकी दो थ्योरीज होती है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं आपके थ्योरी ऑफ कैटलिसिस, या फिर आप इन्हें मैकेनिज्म भी बोल सकते हो आप कैटलिस्ट का, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट डालिए, दैट इज थ्योरी या फिर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ कैटलिसिस, इसका क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो थ्योरीज काम में ली जाती है। कितनी थ्योरीज, दो थ्योरीज काम में ली जाती है। एक थ्योरी होती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है वो हम जनरली ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। कहाँ पे, ऑर्गेनिक में, जहाँ पे आपको पता होगा कि जो रिएक्शंस होती है वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करती है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट होती है वहाँ पे, ठीक है, जो इंटरमीडिएट फॉर्म करती है वो ट्रांजिशन स्टेट पे फॉर्म करती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो थ्योरी काम में लेते हैं वो होती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है। जैसा कि हमने देखा भी था अभी, जब हम एनर्जी और आपकी रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है। ये आपके
प्रोडक्ट के लिए होता है, रिएक्टेंट के लिए, और ये आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी होती है। ठीक है, तो रिएक्शन आपकी ट्रांजिशन स्टेट में क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट को चेंज कर देता है। ठीक है, रिएक्शन के लिए ट्रांजिशन स्टेट को चेंज कर देता है, मतलब आपका एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जिस वजह से जो पहले ये जो ट्रांजिशन पॉइंट थी, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट थी, अब वो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गई, और नीचे आ गई। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसे आप ऑर्गेनिक में और डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है ना, यहाँ अपने इतने काम की भी नहीं है। ठीक है, केवल जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट चेंज होती है, ठीक है, कैटलिस्ट की वजह से। एक तो आपकी ये थ्योरी है, दूसरी जो आपकी थ्योरी है वो है एडजॉर्प्शन थ्योरी। सेकंड जो है आपकी वो है आपकी एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है, एडजॉर्प्शन थ्योरी ये कहती है कि जब भी आपकी जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो अभी आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ये क्या करवाता है, सरफेस प्रोवाइड करवाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो सॉलिड होता है वो गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है, अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और उनकी जो रिएक्शन की जो रेट है उनको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये बेसिकली होती है आपकी एड्जॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे वो होगी आपकी मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। कौन सी होगी, मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी के जो पॉइंट है उसको उसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इनको एज सच आपको इतना नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपकी एड्जॉर्प्शन थ्योरी के बारे में, दैट इज मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, आप इसे लिखिए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, यहाँ कैटालिसिस जो होगा सॉलिड होगा। ठीक है, यहाँ हम क्या किसके लिए बात करेंगे, आपकी सॉलिड की सरफेस के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट होगा वो तो होगा आपका सॉलिड। ठीक है, और जो एड्जॉर्प्शन होगा गैस का, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्टेंट, वो क्या होंगे, आपके गैसियस होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो मॉडर्न थ्योरी जो ऑफ कैटालिसिस है ये आपके हेट्रोजीनियस, दैट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसको एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, जहाँ पे आपके हमने कैटलिस्ट को क्या लिया था, सॉलिड लिया था। जो हमने एग्जांपल देखा था अभी थोड़ी देर पहले अमोनिया का, वहाँ पे हमने क्या लिया था, आयरन सॉलिड के फॉर्म में लिया था। ठीक है, और आपकी रिएक्टेंट क्या थी, गैसेस थी। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को ये आपका एक्सप्लेन करता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ पॉइंट्स है वो हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटालिसिस में, कि जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या फिर जो आपका कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करवाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो कैटलिस्ट है वो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एड्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी इस थ्योरी में। तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, द कैटलिस्ट adsorb the reactant molecules ठीक है, वो क्या करता है, एड्सॉर्ब करता है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एंड फॉर्म वीक कैटालिसिस वीक केमिकल बॉन्ड्स The catalyst adsorb the reactant molecules and form weak chemical bonds with reactant molecules. उनके साथ आपके केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ठीक है, केमिकल जो बॉन्ड्स है वो आपके कौन से टाइप के एड्सॉर्प्शन में फॉर्म होते हैं, आपके केमिसॉर्प्शन, बिल्कुल सही।
केमिसॉर्प्शन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो एड्जॉर्प्शन जो होती है प्रोसेस, वो एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है? मतलब उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है? रिलीज होती है। ठीक है, जो एड्जॉर्प्शन होता है आपका वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें हीट जो होती है आपके रिलीज होती है। हीट मतलब आपकी जो एनर्जी है वो क्या होती है? रिलीज होती है। और वही जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी आपको जो रिएक्शन है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके काम में आती है। ठीक है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम बोलेंगे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपकी जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, उससे कुछ हीट या एनर्जी रिलीज होगी। वही एनर्जी रिएक्शन के किस फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगी? एज ए एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ इसको नोट करके भी लिख सकते हो। सिंस एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, क्या होता है आपका? एक्सोथर्मिक इन नेचर the heat released is supplied as activation energy to the reaction। ठीक है, तो जो आपकी हीट रिलीज होती है वो एज ए एक्टिवेशन एनर्जी काम करती है, किसके लिए? रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये है आपकी मॉडर्न थ्योरी। ठीक है ना, जिसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो कैटलिस्ट की जो प्रोसेस होती है वो होती कैसे एक्चुअल में। ठीक है, हमने देखा कि हाँ कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, या फिर वो आपके रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको सरफेस प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, या फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने में वो हेल्पफुल रहता है। तो वो कैसे होता है, ठीक है ना, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी आपकी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है जो आपका कैटालिसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें आपके स्टेप्स के लिए बात करें तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, जो आपकी कैटालिसिस की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट तो ये कह सकते हैं जो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप में होता क्या है? जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड की सरफेस की तरफ आते हैं, अप्रोच करते हैं, मतलब डिफ्यूज होते हैं। या जैसे ये आपकी मान लो सॉलिड, ये कैटलिस्ट की सरफेस है। ठीक है, इस टाइप से आपकी। ठीक है, ये आपकी कैटलिस्ट सरफेस है, इनको हम बोलते हैं आपकी कैटेलिटिक साइट्स। क्या बोले हैं हम? कैटेलिटिक साइट्स इनको हम बोलते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है जो अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, कैटेलिटिक साइट्स, या फिर आप इन्हें सरफेस साइट्स भी बोल सकते हो। कैटेलिस्ट की जो सरफेस होती है उसकी साइट्स। ठीक है, इसकी मान लो कोई रिएक्शन हो रही है आपके H2+I2 ले लीजिए आप रिएक्टेंट। ठीक है, H2 और I2, H2 और I2 की रिएक्शन होती है, क्या फॉर्म होता है आपको पता है? HI फॉर्म होता है। ठीक है, और उस रिएक्शन के लिए हमने इसे कैटलिस्ट एज ए काम लिया है। ठीक है, ये कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। ठीक है ना, हम जनरलाइज फॉर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका H और H बॉन्ड। ठीक है, ये आपके I और I बॉन्ड। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं टुवार्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। ठीक है ना, स्टेप 1 में क्या होता है आपके? दी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिफ्यूज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ
कैटेलिस्ट, ठीक है ना, उसकी सरफेस की तरफ डिफ्यूज होते हैं, मतलब उसकी तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका कैटेलिस्ट है वो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में अगर हम बात करें, ये जो आपकी साइट्स होती है, ठीक है ना, यहाँ पे आके H2 और I2 जो भी आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। मतलब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपके क्या होगा, H2 और I2 जो है आपके अप्रोच करेंगे, जैसे H2 ने यहाँ अप्रोच किया, I2 ने आपका यहाँ अप्रोच किया, ठीक है। तो ये मान लो आपके क्या फॉर्म होगा, दो तरफ तो H होगा फॉर्म, ठीक है, किसी भी दो के ऊपर मान लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे आपके I आपके क्या हो गया, आयोडीन अप्रोच हो गया, ठीक है। इनमें आपस में पहले बॉन्ड है HH, ये I के बीच में, ठीक है। जैसे ही एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, हाइड्रोजन और आपकी जो एक कैटेलिस्ट है उनके बीच में आपके केमिकल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन जो है आपका ये वो केमिकल एड्सॉर्प्शन है, इसमें आपके केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है और हाइड्रोजन और कैटेलिस्ट के बीच में क्या है, जैसे एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट होना होगी आपके बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहली सेकंड चीज, तो हम यहाँ सेकंड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट molecules starts on surface sites, या फिर जो आपकी सरफेस साइट्स होती है, ठीक है, मतलब जो कैटेलिस्ट है वो क्या करता है, आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब करता है, ठीक है। तीसरी स्टेप में क्या है, ये जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इंटरेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दीज मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। और अगर मान लो ये इंटरेक्ट करेंगे तो आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये H और I के बीच में बॉन्ड बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपके ये आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये आपका कैटेलिस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपके ये जो हाइड्रोजन है और ये आपका आयोडीन, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका आयोडीन, ठीक है, या फिर आप इसे इस साइड ले लीजिए बाहर की तरफ, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका आयोडीन, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो तो क्या हो जाएगा, ब्रेक, और नया जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये आपके इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर रिएक्शन हो जाती है, हमने कहा मे गेट रिएक्ट, ठीक है, तो कोई रिएक्ट भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। जैसे आपके रिएक्ट करेंगे, एक HI यहाँ से फॉर्म होगा और एक HI आपका यहाँ से फॉर्म होगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या हुई, द रिएक्टेंट molecules may get adsorbed may get react, ठीक है, may get reacts with each other and form प्रोडक्ट, और वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, आपके फोर्थ स्टेप में आपके ये जो है H और I दोनों आपस में अलग हो जाएंगे बॉन्ड बना के, ठीक है, ये आपके यहां से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और ये जो आपकी कैटेलिस्ट की जो साइड्स है वो वापस क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो आपकी कैटेलिस्ट की साइट है
ये दोबारा आपके लिए फ्री हो जाएगी और आपको साथ में क्या मिल जाएगा, HI प्लस HI, दैट इज ट्वाइस ऑफ HI। ये आपको एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और कैटेलिस्ट फिर से क्या हो गया आपके पास, फ्री हो गया, उसकी सरफेस क्या हो गई, फिर से फ्री हो गई है, ठीक है। या इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसॉप्शन हो गया है, ठीक है। जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स था उनका क्या हो गया, डिसॉप्शन हो गया है, ठीक है। इसलिए ये आपसे फिर से रिमूव हो गए, आपकी कैटेलिस्ट साइड जो है फिर से रीयूजेबल के लिए वापस स्टेप 1 के लिए आपके लिए फिर से फ्री हो गई है, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट बन चुका है। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा आपके, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपकी थर्ड स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, द कैटलिस्ट हम क्या लिख सकते हैं फोर्थ स्टेप में, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में गेट रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। द प्रोडक्ट molecules may get dissolved dissolved मतलब फिर से अलग होना, ठीक है ना, may get dissolved and they can free the surface site of catalyst for reusable और reusing, ठीक है। they can free the surface site of catalyst for reusing, ठीक है। क्या कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। तो ये 4 स्टेप्स होती है जहां पे आपकी क्या होती है, कैटेलिस्ट वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपके रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने अप्रोच किया आपके कैटेलिस्ट के लिए, ठीक है। कैटेलिस्ट ने क्या किया, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया या रिएक्शन करवाने के लिए उनको एक सरफेस प्रोवाइड करवाई, ठीक है। कैटेलिस्ट पे क्या होता है, स्मॉल छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो उन होल्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने आपस में क्या किया, रिएक्शन की, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में आपका जो प्रोडक्ट है, थर्ड स्टेप में जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो आपका फोर्थ स्टेप में क्या हो गया, दोबारा से रिमूव हो गया और आपका कैटेलिस्ट क्या हो गया, फ्री हो गया। मतलब स्टार्टिंग में जितना कैटेलिस्ट काम में आया बाद में भी उतना ही कैटेलिस्ट बचेगा और ये दोबारा आपके नई प्रोसेस के लिए वापस से रीयूजेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स होती है या इसे हम कह सकते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है इसको, ठीक है ना। ये स्टेप्स जो है इनको रटने की आपको बैठ के जरूरत नहीं है, क्या करना है, समझना है कि हाँ ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक बार इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आपके कैटेलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। कैटेलिस्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या फिर कैटेलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटेलिस्ट, देखिए अगर हम बात करें आपके कैटेलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो सबसे फर्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम कह सकते हैं इसकी एक्टिविटी। क्या कह सकते हैं, इसकी एक्टिविटी। तो देखिए एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपका जो कैटेलिस्ट है वो किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है, केमिकल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो या तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना ले, दोनों केस में दिक्कत होती है। जैसे मान लो बहुत ही वीक बॉन्ड बना लिया तो वो आपका प्रोडक्ट बनने से पहले ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और मान लो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया कैटेलिस्ट और आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, तो आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो दोबारा कैटेलिस्ट की सरफेस से वापस डिटेच नहीं हो जाएगा, अटैच तो हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया,
फिर डिटेच नहीं हो पाएगा, तो वहां पे भी दिक्कत है, वहां पे भी आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आपका जो केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए वो इनफ स्ट्रेंथ का बनना चाहिए, मतलब मीडियम एवरेज, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी कैटेलिस्ट की एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। मतलब कैटेलिस्ट की क्या एबिलिटी है एक्टिविटी को फॉर्म करने की, वो चीज हमें बताती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्टिविटी के लिए तो हम कह सकते हैं एक्टिविटी इज द एबिलिटी of a catalyst to form chemical bond of enough strength with gas molecules। इनफ स्ट्रेंथ के आपके केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बनाना चाहिए, उसकी जो एबिलिटी है उसे ही हम क्या बोलेंगे, आपकी एक्टिविटी, ठीक है। आपके जो ग्रुप 7 से लेके या फिर आप ले लीजिए 5 से लेके 11 तक के जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये आपके डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक मेटल्स, ठीक है। ये होते हैं आपके गुड कैटलिस्ट, या फिर इनकी जो एक्टिविटी होती है वो होती है अच्छी, ठीक है। तो हमें क्या बोल सकते हैं, गुड कैटेलिटिक एक्टिविटी, ठीक है। हमने पढ़ा भी है डी ब्लॉक में, जो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो एज ए कैटलिस्ट की तरह बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। निकल हो गया, आपका आयरन हो गया, ठीक है ना, क्रोमियम हो गया, ये आपके बहुत जगह क्या करते हैं, अच्छे कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। इनमें भी अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो ग्रुप 7 और 9, 7 to 9 के बीच में जो होते हैं आपके, ये आपके और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं बेस्ट कैटलिस्ट और कैटेलिटिक एक्टिविटी 7 से 9 के और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करते हैं, एक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है। ये तो हुई फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज एक्टिविटी। अब हम बात करें सेलेक्टिविटी, सेकंड है आपकी सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या है, सेलेक्टिविटी ये है कि अगर आप एक ही रिएक्शन के लिए अगर कैटलिस्ट को अलग अलग कर दो, एक ही रिएक्शन के लिए, मतलब जो आपके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट सेम है, लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट को अलग अलग कर दिया तो आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपका जो एक कैटलिस्ट है वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही फॉर्म करेगा, ठीक है ना। अगर आपने कैटलिस्ट को चेंज कर दिया तब आपके जो प्रोडक्ट हैं वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आपका जो कैटलिस्ट होता है वो सेलेक्टिव होता है, ठीक है। तो अगर हम सेलेक्टिविटी की बात करें तो हम कह सकते हैं ए कैटलिस्ट अगर हम बात करें कैन कैटलाइज a specific reaction to form a specific product। देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप ले लीजिए CO प्लस H2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो अलग अलग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे आप इसकी रिएक्शन कराते हो आप कॉपर ZnO और Cr2O3 की प्रेजेंस में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है आपका मेथेनॉल CH3OH, ठीक है। इसी की रिएक्शन CO प्लस H2 की रिएक्शन जब आप कॉपर से करवाते हो, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट होता है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है। और यही रिएक्शन आप जब निकल की प्रेजेंस में करवाते हो आपका
जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो वो अलग अलग रहेगी, ठीक है, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो अलग रहेगा। जैसे यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड था, यहाँ मेथेनॉल था, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH4 मीथेन प्लस H2O, ठीक है। मतलब आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम लिए, बट अगर आपने कैटेलिस्ट अलग अलग ले लिए तो आपकी जो हर बार प्रोडक्ट बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, अलग अलग ही बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो आपके कैटेलिस्ट होता है वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ अलग रिएक्शन ही शो करेगा। दूसरा अगर आपने कैटेलिस्ट ले लिया तो आपको प्रोडक्ट भी क्या होगा, डिफरेंट ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है अपनी जो इम्पोर्टेंट है कैटेलिस्ट की। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो ही इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक तो एक्टिविटी और दूसरी सेलेक्टिविटी, ठीक है। एक बार आप इन्हें नोट कीजिए। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की आपके कैटेलिस्ट के बारे में, ठीक है। कैटेलिस्ट क्या होता है हमने देखा, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। जो बढ़ाता है जनरली उसे हम क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट, और जो कम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली थी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट वर्क कैसे करता है। कैटेलिस्ट वर्क करता है कि ये जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन का जो पाथ होता है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। हमने देखा था एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है जिससे आपकी रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से वो वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट देखे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और ऑटो कैटेलिसिस, ठीक है। होमो में आपके सबकी फिजिकल स्टेट सेम होगी, हेट्रो में डिफरेंट होगी, और ऑटो कैटेलिस्ट में क्या होगा, जब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से ही एक प्रोडक्ट किसकी तरह वर्क करने लग जाए, कैटेलिस्ट की तरह, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, आपके मैकेनिज्म के बारे में, कि कैटेलिस्ट जो होता है वर्क कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप हमने 4 स्टेप देखी थी कि कैसे कैटेलिस्ट वर्क करता है, ठीक है। और लास्ट में हमने बात की आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अभी कैटेलिस्ट बाकी है अपना, तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।